Hello everyone, I am Ritika Kaushal and I will be teaching economics. And I am very excited to connect with you through the Knowledge Temple, a platform dedicated to provide the quality education and mentorship for the students across India. And here you will get the structured learning lessons, live lectures, mock tests, and performance based rewards. So let's start at the series of economics, microeconomics. और हम microeconomics में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ डिमांड का ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व। देखो, सबको ना थ्योरी तो जल्दी समझ में आ जाती है ना, बट ग्राफ में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आज हम ग्राफ वाले पार्ट को ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मतलब उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो द टॉपिक इज मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट से आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। देखो, जब प्राइस चेंज होता है ना और बाकी सब फैक्टर्स जैसे कि इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन सेम रहती है, तो डिमांड कर्व के ऊपर एक ही लाइन पर मूवमेंट होती है। इस मूवमेंट के अलोंग को ही हम कहते हैं डिमांड कर्व। ठीक है, लुक एट दिस लाइन। आई होप यू सी दिस लाइन। ओके, सो इसमें भी क्या है, इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं, एक पहला है आपका एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। नो, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मीन्स जहां पे जब प्राइस गिरता है ना, तो कंज्यूमर ज्यादा क्वांटिटी की डिमांड करता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इससे डिमांड कर्व पर जो डिमांड कर्व है ना उसके ऊपर क्या होता है, नीचे की तरफ मूवमेंट हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको अच्छा सा एग्जाम्पल दूं मैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अगर मैंगोज का प्राइस आपका 100 रुपए किलो है, वो 100 रुपए से 70 रुपए केजी हो जाए तो लोग ज्यादा मैंगोज खरीदेंगे। दैट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। जहां पे डिमांड की एक्सटेंशन क्या है, बढ़ गई है ना। लुक एट दिस सिनेरियो। ठीक है, वहीं पे ही अगर मैं आपसे बात करूं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की, देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का क्या मतलब है। जब प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर कम क्वांटिटी की डिमांड करता है। इससे डिमांड कब ऊपर की तरफ मूव करती है। अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर सिनेमा की टिकट 200 से 400 हो जाए तो लोग सिनेमा देखने कम जाएंगे। ऑब्वियसली बात है। तो एज पर द लॉ, तो लॉ क्या कहता है आपको, प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगी। दैट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगी, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ में भी आपको एक अच्छे से तरीके से बताया भी है कि अगर अगर इफ द प्राइस ऑफ द एप्पल्स डिक्रीज फ्रॉम 100 to 80 kg देन पीपल बाय मोर एप्पल्स बिकॉज द डिमांड कर्व का जो मूवमेंट है वो चेंज हो गया। सो लुक एट दिस, तो देखो ये अगर एप्पल्स का प्राइस ड्रॉप होता है तो आपका सिनेरियो क्या होगा, अगर एप्पल का प्राइस बढ़ता है तो क्या सिनेरियो होगा। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द डिमांड। ठीक है, नथिंग एल्स। आई होप यू गेट दैट पॉइंट। ठीक है ने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इतना कि आप एकदम मतलब घबरा जाओ कि ये क्या कर्व है, क्या डिमांड है। नथिंग एल्स, दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी। डोंट ट्राई टू बॉदर कि ये होगा नहीं। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी इजी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, shift in demand curve causes rightward shift and causes the leftward shift. Example of electric vehicles demand shift. As we know, अभी के टाइम पे हमारा जो जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा आ गया है ना। तो अब अगर हम डिमांड कर्व के बारे में बात करें तो देखो क्या मतलब है इसका। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व का मतलब है जब प्राइस सेम रहता है ना लेकिन डिमांड बढ़ जाती है या घट जाती है तो पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाता है। ये राइट वर्ड शिफ्ट है या फिर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट भी होता है। जैसे कि अगर इंक्रीज होगा डिमांड तो ये आपका जाएगा राइट में, और अगर आपकी डिमांड डिक्रीज होगी तो ये जाएगी बिल्कुल लेफ्ट में। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, टाइप्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं हम। राइट वर्ड शिफ्ट का क्या मतलब है, देखो जब जहां पे डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है, मतलब सिंपल सी बात है, जब सेम प्राइस पर कंज्यूमर ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहा है। ठीक है, तो रीजन क्या है, ये देखो इसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन ये हो सकता है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, पहली बात। दूसरी बात, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया है, जैसे पेट्रोल है ना, डीजल का प्राइस बढ़ गया है। अब देखो क्या हुआ, डीजल का प्राइस बढ़ने पर क्या हुआ, ईवी की डिमांड भी बढ़ गई है ना। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए हैं। सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट सब्सिडी या फिर टैक्स बेनिफिट मिलना। तो एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपको एकदम फ्रेश एग्जाम्पल देती हूँ इसका, जो आपके बिल्कुल आप लिखोगे तो इट विल बी सूदिंग इफेक्ट ऑन योर एग्जामिनेशन एज वेल। तो अगर पेट्रोल का प्राइस 100 रुपए लीटर हो जाए और सरकार ईवी पर सब्सिडी दे तो लोग सेम प्राइस पर ज्यादा ईवी खरीदने लगेंगे। तो क्या होगा, डिमांड कर्व आपकी राइट शिफ्ट
करेगी। समझ आया यहाँ तक? दूसरी बात, अगर मैं आपसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट की बात करूं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गई है, तो इन दैट केस की मतलब सेम प्राइस पर कंज्यूमर कम क्वांटिटी खरीदने लगता है। ठीक है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, महंगाई बढ़ेगी तो चीजें तो कम ही खरीदूंगी, मैं ज्यादा तो खरीदूंगी नहीं, है ना? तो कंज्यूमर की इनकम गिरना, फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस गिरना, जैसे कि पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाए तो ईवी की डिमांड कम हो जाएगी, सिंपल बात। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का बदलना, मतलब लोग ईवी के कॉन्स को देखकर इंटरेस्ट लूज कर देंगे, है ना? तीसरी बात, गवर्नमेंट टैक्स लगाना या सब्सिडीज को हटा देना। अब देखो, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल, अगर सरकार ईवी पर सब्सिडी हटा दे, ठीक है, या फिर बैटरी के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, तो ईवी की डिमांड क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तो डिमांड कर्व क्या करेगा? लेफ्ट की तरफ अपना शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व सिर्फ प्राइस चेंज की वजह से और शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व अदर्स फैक्टर्स की वजह से, पूरा जो कर्व है आपका वो क्या होगा? राइट या लेफ्ट मूव करता रहेगा। तो लुक एट दिस ग्राफ। देखो, अब क्या है, ये क्या है आपका? ईवी का व्हीकल्स का प्राइस, एंड दिस इज द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब क्या है कि जैसे जैसे नई डिमांड, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो ओल्ड डिमांड कम होगी। तो ये क्या है आपकी न्यू डिमांड कर्व, और ये क्या है आपकी ओल्ड डिमांड कर्व। तो प्राइस क्या है आपका? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बदलता रहेगा। अगर डिमांड घटेगी तो उस हिसाब से जाएगा, अगर बढ़ेगी तो कर्व उस हिसाब से जाएगी। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अब नेक्स्ट है, ओके, so the next topic is price elasticity of demand. So what is the meaning of this, and how can we conclude that? सिंपल सी बात है, देखो, अगर मैं प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रही हूँ तो प्राइस इलास्टिसिटी में बहुत सारी चीजें हम समझ सकते हैं। ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूँ आपसे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि प्राइस बढ़ने या घटने पर डिमांड कितनी सेंसिटिव है। सिंपल शब्दों में, प्राइस चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांड कितनी परसेंट चेंज होगी, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी मेंशन किया है। then the formula is ed is equal, ed is what? Ed is price elasticity of demand. Delta q is change in quantity, this is the change, okay, मतलब ये बदलता रहता है। उसके बाद q is the initial quantity of the demand, okay sorry, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द डिमांड, एंड चेंज इन पी इज, आपका सिंपल सी बात है कि भाई प्राइस में क्या चेंज हुआ है, और पी इज द इनिशियल प्राइस, कि पहले प्राइस क्या था फिर बाद में प्राइस क्या है। ठीक है, ओके। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं जिसे हमें देखने की जरूरत है। पहला है आपका इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड, और सबसे पहली बात देखो, एक होता है आपका बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक। सबसे पहली सिचुएशन को ही समझ लेते हैं, चलो एग्जांपल यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है एक छोटा सा प्राइस चेंज, डिमांड जीरो या अनलिमिटेड हो जाती है। सपोज करो आपको एकदम से पता लग रहा है कि मार्केट में ना, क्या नाम है आपके, सबसे फेवरेट आइटम सबसे ज्यादा सस्ती हो गई है, तो ये क्या होगा? एक छोटा सा प्राइस चेंज हुआ और डिमांड जीरो से जीरो हो गई, या फिर अनलिमिटेड हो जाती है, या तो बहुत ही महंगी हो गई या तो बहुत ही सस्ती हो गई, क्योंकि एवरीवन विल इजीली दीज थिंग्स विल बी परचेज्ड। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा है आपका, अच्छा ये तो डिमांड कब आपके हॉरिजॉन्टल में जाएगी। दूसरे सिनेरियो में परफेक्टली इनइलास्टिक। अच्छा, अब ये परफेक्टली इनइलास्टिक का क्या क्या कॉन्सेप्ट है? ये भी बड़ा आसान सा है। देखो, प्राइस चेंज होने के बाद भी डिमांड सेम रहती है। ठीक है, जैसे कि लाइफ सेविंग मेडिसिन, आपका इंसुलिन, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो खरीदूंगी भाई, मेरे को प्रॉब्लम है, आई एम डायबिटिक पर्सन सपोज, भाई मेरे को तो चाहिए, सो इन दैट केस इफ आई वांट देन आई हैड टू, चाहे वो महंगा हो चाहे सस्ता हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई राशन नहीं खाएंगे आज महंगा हो गया, खाना तो बेसिक सबको खाना ही है। सो दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी रिलेटिव, है ना? फिर आता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अच्छा, अब ये क्या है? देखो, जब डिमांड ज्यादा हो, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन, सिंपल सी बात है, छोटा सा प्राइस चेंज, बड़ी क्वांटिटी चेंज। एग्जाम्पल के तौर पे लग्जरी गुड, मूवी की टिकट्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, दैट इज इलास्टिक डिमांड। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं आपसे रिलेटिवली इनइलास्टिक, अच्छा भी इनइलास्टिक क्या है? देखो, प्राइस तो चेंज होने के बाद भी डिमांड सेम रहती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, सॉल्ट है, जो आपके मैच बॉक्स हैं, तो दीज आर द वेरी कॉमन थिंग्स वी नीड टू बाय। ठीक है, फिर आता है आपका यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब क्या है? प्राइस और डिमांड दोनों प्रोपोर्शनेट चेंज होंगे।
मतलब कि सिंपल सी बात है, अगर डिमांड चेंज होगी तो प्राइस भी चेंज होगा, तो आपका टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, हाउ वी कंक्लूड दैट, सिंपल सी बात है। अगर एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं, अगर मैंगो का प्राइस 20 kg है और डिमांड 10 kg है, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कितने का होगा आपका? मतलब कि जो आम है आपके वो 20 रुपए किलो है और डिमांड 10 रुपए किलो की है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 200 रुपए का। वहीं अगर प्राइस गिर कर 15 kg हो जाए और डिमांड 20 kg हो जाए, तो ये क्या है, एक्सपेंडिचर कितने का हो गया, 300 रुपए का। मतलब कि प्राइस गिरते ही एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। ये मत सोचना कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि वो सस्ता हो गया तो वो 200 कैसे है, नो नो नो। दैट मीन्स इफ द प्राइस विल बी फॉल देन एक्सपेंडिचर विल बी इंक्रीज। वी आर इंडियन पीपल, है ना, हम इंडियन पीपल है, हमको लगता है कि यार ये सस्ता मिल गया ना, तो अब जाके कोई और चीज सस्ती ले आएंगे। सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है ना, कि यार यहाँ मेरे पैसे बच गए हैं, तो एक काम करती हूँ वहां वो वाली चीज खरीद लेती हूँ, यहाँ से तो मेरे पैसे बच गए हैं। तो सिंपल सी बात क्या है, अगर पहले मैंगोज मुझे 20 रुपए के पड़ रहे थे, अब मेरे को वो क्या बोलते हैं 15 रुपए किलो पड़ रहे हैं, तो जहां पहले मैं 200 का खर्चा कर रही थी, अब मैं क्या करूंगी, 300 का खर्चा करूंगी, क्योंकि भाई सस्ता हो गया ना। वी आर इंडियन पीपल, वी विल डू दैट। और ऐसी हमें इकोनॉमी में बहुत बार पागल भी बनाया जाता है, ठीक है। बहुत बार हमें पता ही नहीं लगता कि हम हमारा ही पागल बना दिया। ये जो सेल 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 वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये यहीं से ही इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। ये सेल के नाम पे हमें ऐसे ही थोड़ा सा ना पागल सा बनाया जाता है, और हम लोग इंडियंस को लगता है कि हाँ यार सेल लगी है, भाई ये इंडियंस ने, आई थिंक देर आर ऑल आउट द कंट्री हु विल डू दैट, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो व्हाट इज दिस, सिंपल सी बात है भाई, नेचर क्या है कमोडिटी का, अवेलेबिलिटी क्या है सब्सटीट्यूट्स की, ये सब चीजें मैटर करती हैं। नेचर क्या है, मतलब कि नेसेसिटी गुड, जैसे कि आपका ये ले लो, आपका नमक ले लो, आपका चावल ले लो, आपकी मेडिसिन ले लो। तो डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है, लोग प्राइस बदलने पर भी खरीदेंगे ही खरीदेंगे। नेसेसिटीज आर ऑलवेज इनइलास्टिक। लग्जरी गुड्स क्या है आपके, दे आर इलास्टिक, प्राइस बदलने पर डिमांड गिर जाती है, ठीक है। दूसरी बात है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। जितना ज्यादा सब्सटीट्यूट अवेलेबल होंगे डिमांड उतनी इलास्टिक होगी। एग्जांपल है टी कॉफी, अगर टी महंगी हो जाए तो ऑब्वियसली बात है लोग कॉफी की तरफ स्विच करेंगे। सॉल्ट का सब्सटीट्यूट ही नहीं है तो वन इलास्टिक डिमांड में चला गया। अगर मैं वहीं पे प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड की बात करूं, सिंपल सी बात है, अगर एक गुड पर प्राइस इनकम का छोटा पार्ट लगता है तो इनइलास्टिक डिमांड। एग्जांपल के तौर पे नमक और ये लगा लो आपका माचिस, कितनी ही उसके ऊपर 2 रुपए की माचिस आती है, 3 रुपए की माचिस आती है, तो मेरी इनकम का कितना ही प्रोपोर्शन उसके ऊपर लग जाएगा, है ना। नमक कितना सस्ता आता है ना, एज सिंपल एज दैट। अब अगर मैं बात करूं प्रोपोर्शनेट के बारे में, अगर एक गुड्स पर इनकम का छोटा पार्ट भी लगेगा तो सिंपल है। अगर वही मैं टाइम पीरियड के बारे में बात करूं, देखो एक होता है शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। आने वाले चैप्टर्स में इसका पूरे एक डिटेल वर्जन भी पढ़ेंगे, शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन, बट अभी छोटा सा समझा देती हूँ। शॉर्ट रन का मतलब क्या है, कि जो डिमांड है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक है, लोग हैबिट्स तुरंत नहीं बदलते, सिंपल एज वी कैन सी। लॉन्ग रन का क्या है, डिमांड ज्यादा इलास्टिक, मतलब कि लोग सब्सटीट्यूट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे कि ईवीज इंस्टेड ऑफ पेट्रोल कार्स। आजकल आप देख रहे हो ना, हर गाड़ी एक वो ग्रीन नंबर प्लेट वाली दिखाई दे रही है, दैट इज ईवी, ठीक है। दूसरी बात है पॉसिबिलिटी ऑफ आपका जो पोस्टपोन, मतलब कि गुड्स जो पोस्टपोन हो सकते हैं, इलास्टिक डिमांड। आपकी गाड़ी पोस्टपोन हो सकती है, आपका फर्नीचर पोस्टपोन हो सकता है ना। गुड्स जो इमीडिएट जरूरत है, मेडिसिन अभी चाहिए, दूध अभी चाहिए, दैट इज योर मेन इमीडिएट जरूरत, है ना। आपकी हैबिट और एडिक्शन भी इसी का ही पार्ट है, मेंशन नहीं किया बट इसी का ही पार्ट है। एडिक्टिव गुड्स, सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स, इनलास्टिक में क्या आएगा, प्राइस बदलने पर भी लोग खरीदेंगे, बिकॉज दे आर एडिक्टिव टू दैट, सिंपल एज वी कैन सी। दूसरी बात है आपका क्या नाम है, ये जितनी भी प्राइस ऑफ क्वांटिटी, मतलब कि जिस कमोडिटी से ज्यादा यूज है, देखो इलेक्ट्रिसिटी है, घर है, आपकी इंडस्ट्री है, अगर प्राइस बढ़े तो लोग कंज्यूम कम कर देंगे, दैट इज आपका क्या हुआ, इलास्टिक। समझ आया। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपकी, ये फॉर्म्स को प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करता है, ये टैक्सेशन पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है, गाइड करता है गवर्नमेंट को कि भाई इंपोर्टिंग एक्सपोर्ट के टाइम पे तुमको क्या करना है, और बिजनेस को फोरकास्ट करने में भी ये हेल्प करता है। आई होप यू गेट द पॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड। So measurement of price elasticity of demand, that is percentage method.
ठीक है, देखो इसमें एक क्वेश्चन भी मेंशन है, जो कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है। देखो इसमें दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन भी है, और दूसरा परसेंटेज चेंज होता क्या, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। सिंपल सी बात है, जो भी आप निकालोगे वो इसी का पार्ट है। मतलब कि जो हमने फॉर्मूला लगाया था मल्टीप्लाई 100, मतलब कि पहले चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकलता है, दोनों को परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करते हैं, देन आफ्टर दैट परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी चेंज को परसेंटेज ऑफ प्राइस चेंज से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वैसे तो मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चंस को मेंशन किया है, अगर आप, मैंने इसका वो भी मेंशन किया है। If I will do one more thing for you, that I have to explain to you this question. Look at this. सपोज कीजिए मैंगोज का प्राइस आपका पहले कितना था, 20 kg। 20 kg से वो बढ़कर आपका 25 kg हो गया। गॉट इट। अब क्वांटिटी डिमांड कितनी है आपकी, 100 kg, है ना। अब वो 100 kg से गिर कर आपका कितना हो गया, 80 kg हो गया, एज सिंपल एज दैट। देन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू 80 - 100, दैट इज -20। Then delta P is equal to 25 minus 20, that is +5, as simple. So what is the formula of that? Then ED is equal to quantity, sorry, delta Q, that is change in quantity, delta P multiply P upon Q. So what is the solution of that? -20 upon 5 multiply 20 upon 100. Okay, then we have to cancel that. That is -4 multiply 0.2 is equal to 0.8, as simple as that, है ना। तो अब इसमें क्या है, ये सिंपल सा सिनेरियो है, कोई तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या है, तो जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी है ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0.8। क्या है ये, आपकी इनइलास्टिक है। समझ आया। तो अगर ईडी ज्यादा है, इस मतलब सिंपल आप देखो, दो चीजें याद रखो, ईडी, इफ ईडी इज ग्रेटर देन 1, दैट इज इलास्टिक डिमांड। समझ आया। अगर ईडी लेस देन 1 है, दैट इज इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, और अगर ईडी इज इक्वल टू 1 है, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी इन द चैट। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। ओके, सो these things are not as we can see, but हाँ, कभी कभी हमें चीजों को उस तरीके से देखना पड़ता है कि किस तरीके से हमारा जो मेन प्रोपोर्शनेट मेथड है वो हमें दिखे। ठीक है, अब इसी में ही हम कंटिन्यू करते हुए, हम अपनी जो जो हम टॉपिक कर रहे थे उसे ही कंटिन्यू करते हैं हम। लुक एट दिस मेन सिनेरियो। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे एक आपको क्या नाम है, एक उसके उससे भी समझाया है। अच्छा देखो, अब है आपका टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो एज वी कैन सी व्हाट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, मैंने पहले भी बताया था। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, कि जो भी आपका टोटल खर्चा है वो आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब उसको हम कहते हैं। ठीक है, मतलब कि इस मेथड में हम प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी करते हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि भाई मेरा खर्चा कितना हुआ है। ठीक है, जब प्राइस चेंज होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे चेंज करते हैं उसे हम कहते हैं डिमांड इलास्टिक या इनइलास्टिक या फिर यूनिटरी कंक्लूड करते हैं, डिपेंड करता है कि भाई क्या सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, तो आओ लुक एट दिस क्वेश्चन, sorry, theory. If price is low, then expenditure will be high, as I know. If price is low, then expenditure will be low, that is inelastic. If the price is low but the total expenditure will be the same, that is unitary. ठीक है, मैंने आपको भी पीछे भी उसमें समझाया। सो लुक एट दिस टेबल, दिस इज द प्राइस, क्वांटिटी डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो प्राइस क्या है, देखो, अब अगर प्राइस यहाँ पे 20 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है आपकी 10। अगर यहाँ प्राइस 18 है तो मतलब क्या है, जैसे जैसे प्राइस घटता जा रहा है आपकी जो डिमांड है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। लुक एट दिस टेबल, एंड फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस, 20 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 200, 18 मल्टीप्लाई 15 दैट इज 270। तो अकॉर्डिंग टू एनालिसिस जब वो 2 से 18 की तरफ गया तो अब प्राइस गिरा तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया, 200 से 270 का मैंने अपना सामान खरीद लिया, दैट इज ईडी इज ग्रेटर देन 1।
दूसरे केस में अब वो 15 से 12 रुपए पे चला गया, तो प्राइस गिरा, एक्सपेंडिचर सेम रहा, तो दैट इज यूनिटरी। वहीं अगर 12 से आपका कहाँ चला गया वो, क्या नाम है, 10 पे चला गया, तो प्राइस इज लो एंड योर बेसिक, एक क्या कहे आपका क्या हुआ, जहां पे ईडी इज लेस देन 1, दैट इज इनइलास्टिक। दिस इज हाउ यू विल प्रोपोर्शनेट द टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका आर्क मेथड। अब ज्यादातर ये कटवा देते हैं वैसे तो सीबीएसई वाले, ठीक है। सो वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज आर्क मेथड एंड हाउ वी विल कंक्लूड दैट। सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, सिंपल सा मेथड है। देखो, आर्क मेथड तब यूज होता है जब प्राइस और क्वांटिटी में लार्ज चेंज आ जाए, आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। पॉइंट मेथड क्या है, छोटा छोटे चेंज के लिए बेस्ट होता है, दैट इज परसेंटेज मेथड, जिसे हम पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। लेकिन आर्क मेथड को हम यूज करते हैं बड़े बड़े चेंजेस के लिए, ठीक है। बड़े बड़े चेंजेस भी कैसे होंगे, वो डिपेंड करते हैं कि भाई, जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या है, ईडी इज इक्वल टू क्वांटिटी चेंज, मतलब पॉन में क्वांटिटी आपका प्राइस। सिंपल ही फॉर्मूला है, देखो पहले इनिशियल और न्यू प्राइस और क्वांटिटी को नोट करते हैं कि भाई पहले कितना था, फिर फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे एंड देन वी कंक्लूड दैट। अगर इसका हम एक छोटा सा पार्ट वैसे कर भी सकते हैं आर्क मेथड का, कोई इतना उसमें वो नहीं है, ठीक है। देखो, आर्क मेथड का ना सिंपल सा ये है कि हमें ना ये पता लग जाता है कि व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी आर नॉट टू डू, ठीक है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे करके ही दिखा देती हूँ सो दैट कि आपको ये पता रहे कि ये होता कैसे है। सपोज करो, एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका प्राइस है वो 20 से 30 हो गया, ठीक है। और जो डिमांड है आपकी, डिमांड कितनी है, 100 से 60 हो गई। तो अब यहाँ सिंपल फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 60 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 40। अब डेल्टा पी कितना हो गया आपका, दैट इज 30 माइनस 20, दैट इज 10 प्लस का। तो फॉर्मूला क्या होता है, ईडी इज इक्वल टू -40/10 मल्टीप्लाई 20 प्लस 30/100 प्लस 60, है ना। इतना सिंपल सा, कुछ ज्यादा है इसमें तो रॉकेट साइंस लगी नहीं आपकी। तो ईडी इज इक्वल टू, कैंसिल कैंसिल, -4 मल्टीप्लाई दैट इज 50 में 160, एज सिंपल। देन -4 इज मल्टीप्लाई, अगर हम इसे कैंसिल करते हैं, दैट इज 0.3125 and what is the answer, -1.25. so what we can see, that is elastic demand। समझ आया, क्योंकि माइनस का 1.25 आया है, दैट इज ह्यूज, है ना। तो मतलब कि पॉइंट मेथड आपका क्यों यूज होता है, जहां पे आपको छोटे से चेंजेस को करना पड़ता है। बट अगर ये मेथड की बात की जाए तो दैट इज ह्यूज। ठीक है, समझ आया यहाँ तक, आई होप आपको यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका, there are some factors of price elasticity of demand, that is nature of commodity, availability of substitutes, proportion of same and time period। वो अभी आपको मैंने पीछे भी समझाया था। so as simple as that, कोई इसमें वो नहीं है। देखो, सिंपल सी बात है भाई, नेसेसिटी ऑफ गुड तो मेरा सेम रहेगा, है ना, खरीदूंगी बेचूंगी, डिपेंड करता है कि क्या है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स कैसे हैं, मेरी इनकम कैसी है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई हैबिट्स और एडिक्शंस भी दे आर पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। तो नेचर ऑफ कमोडिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई नेसेसिटी है तो वो इनइलास्टिक की तरफ ही जाएगा, याद कर लो। इफ नेसेसिटी, दे आर इनइलास्टिक, इफ लग्जरी, दैट इज इलास्टिक। ठीक है, अगर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स है तो ज्यादा सब्सटीट्यूट है, दैट इज इलास्टिक। अगर छोटा सा शेयर है, मतलब कि प्रोपोर्शन इनकम का छोटा सा शेयर लग रहा है, दैट इज इनइलास्टिक। बड़ा सा शेयर लग रहा है, दैट इज इलास्टिक। और वो सबसे बड़ी बात, अगर वो टाइम टेकन है, ठीक है, अगर टाइम टेकन है वो, तो टाइम टेकन का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई वो शॉर्ट रन में है। शॉर्ट रन का मतलब क्या है कि वो इन इलास्टिक है, मतलब कि, और लॉन्ग रन में है तो वो इलास्टिक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपकी। देखो, can we say that level of income will be part of that? Yes, definitely level of income will be part of that। क्यों नहीं होगा level of income part of that? क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। देखो, अगर हाई इनकम है ना कंज्यूमर की, तो सिंपल सी बात है, प्राइस चेंज का जो देखो प्राइस चेंज होगा, उनके डिमांड पर ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। अगर किसी रिच पर्सन के लिए पेट्रोल 100 से 120 भी हो जाए ना, उसको फिर भी कार यूज करेगा, क्योंकि उसके लिए डिमांड उसकी इनइलास्टिक है। वहीं अगर एक लो इनकम कंज्यूमर के लिए प्राइस चेंज से डिमांड पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनका जो बजट है वो लिमिटेड है। अगर डेली वेज अर्नर के लिए
आटा जो है वो 25 से 40 भी हो जाएगा ना, तो उसको बहुत दिक्कत होगी, वो अपनी कंजम्पशन को घटा सकता है। घटा सकता है क्या, घटा देगा, तो डिमांड विल बी मोर इलास्टिक। समझ आया? ठीक है, तो हाई इनकम ग्रुप इज डिमांड लेस, सेंसिटिव टू द प्राइस, इज इन इलास्टिक। इफ लो इनकम ग्रुप, डिमांड मोर सेंसिटिव टू द प्राइस, दैट इज इलास्टिक। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और आपको ये चैप्टर में चीजें क्लियर हुई होंगी जो शायद कभी थी कभी नहीं थी, तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन पिन मी इन द चैट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली हेल्प you to find your solution. Okay, so connect back to the knowledge temple. Okay, so thank you so much for watching this lecture. If you really liked it, you can join us on the knowledge temple for the complete learning, live classes and the mentorship. So together let's make learning engaging and rewarding. So let's meet in the next lecture, and very interesting chapter we will do in the next session. So I hope you will enjoy the session. So bye everyone.